हेलो एवरीवन। नेक्स्ट जो टॉपिक हम 12th क्लास फिजिक्स के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि दो चार्जेस हैं और ये चार्जेस कैसे हैं, पॉइंट चार्जेस हैं। इनके बीच की जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो r से डिनोट कर दी गई है और इन दोनों चार्जेस को, पॉइंट चार्जेस को Q1 और Q2 से डिनोट कर दिया गया है। तो ये दो चार्जेस हैं, दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स तो एग्जर्ट करेंगे। यदि जैसे ये चार्ज पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यदि ये चार्ज पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, अनलाइक चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लाइक चार्जेस हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कहने का मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ये फोर्स लगाएंगे और वो फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है। तो इनके दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, दोनों चार्जेस के बीच में, वो इन दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फोर्स इज डायरेक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, और इस वो हमने लिख दिया इक्वेशन 1 से। और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और इसको हमने लिख दिया इक्वेशन 2 से। ये इसकी स्टेटमेंट भी यही कहती है कि इट स्टेट दैट फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। इन दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये फोर्स, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, इक्वेशन 1 और 2 से इन दोनों को कंबाइन करने पर हमें क्या फाइंड आउट होगा, एफ डायरेक्टली टू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये के कोई कांस्टेंट आ गया और ये के को क्या नाम दिया गया, वेयर के इज इक्वल टू कूलम्ब्स कांस्टेंट, या फिर आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, वेयर के इज इक्वल टू कूलम्ब्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और जनरली ये जो के है कूलम्ब्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखिए यहां पर के इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या है आपके पास, परमिटिविटी ऑफ। ये जो परमिटिविटी है, परमिटिविटी ये एक्चुअल में होती क्या है, के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, और ये होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये परमिटिविटी एक्चुअल में है क्या, इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी आप बोल सकते हो या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी आप बोल सकते हो। ये जनरली क्या डिफाइन करती है कि कोई भी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है, उसके अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास हो सकती हैं, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें परमिट हो सकती हैं, ये परमिटिविटी डिफाइन करती है। जैसे दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस के बीच में कोई मटेरियल रख देंगे, या एयर है या फ्री स्पेस है, तो फ्री स्पेस है तो इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें आपस में इजीली हम कह सकते हैं कि परमिट हो सकती हैं। यदि हमने यहाँ पर कुछ अलग कोई मटेरियल रख दिया, जैसे वाटर या कोई और भी कोई मीडियम क्रिएट कर दिया, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कितनी इजीनेस या कितनी डिफिकल्टी उनको होगी, वो कौन डिफाइन करेगा, परमिटिविटी डिफाइन करेगी। और जो परमिटिविटी होती है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। परमिटिविटी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, 8.854 इंटू 10 की पावर -12, और इसकी यूनिट हम निकालेंगे, तब यूनिट हम बाद में लिख देंगे। यहाँ पर यूनिट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो अब जनरली हमने इस इक्वेशन को 3 से डिनोट कर दिया, और ये के किसके बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 3, वी गेट, के की वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन 3 के अंदर पुट करनी है, तो हमें क्या गेट होगा, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सिव और अट्रैक्टिव विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर कूलोम्स लॉ से ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब जो K जो आपके पास आया है, K की वैल्यू कितनी आई आपके पास, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर एप्सिलॉन नॉट की ये न्यूमेरिकल वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 यहाँ पुट करेंगे तो इस K की भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी और किसके बराबर होगी, 9 इंटू 10⁻9। अब यूनिट इसकी हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यूनिट ऑफ K, सबसे पहले यूनिट ऑफ K की यूनिट कैसे फाइंड आउट करोगे, आप इक्वेशन 3 से, ऊपर जो आपके पास इक्वेशन ये 3 है, यहाँ से आप K की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 है क्या आपके पास, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ से आपके पास K की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये किसके बराबर था आपके पास, F के बराबर। देखिए यहाँ से K की वैल्यू क्या आ जाएगी, K इज इक्वल टू, ये R इधर भेज देंगे हम, F R स्क्वायर और Q1 Q2 इसके अपॉन में आ जाएंगे, Q1 अपॉन में Q2। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास, इसकी यूनिट हो जाएगी आपके पास, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। R डिस्टेंस है, इसकी मीटर होती है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और Q1 कूलोम और इसकी भी कूलोम यूनिट, तो इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलोम -2, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास यूनिट, किसकी यूनिट आ गई आपके पास, K की यूनिट आ गई। तो K की वैल्यू कितनी आ गई, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम स्क्वायर। तो K की वैल्यू आपके पास क्या आई, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम स्क्वायर। ये आपके पास किसकी यूनिट आ गई, K की। K क्या है, कूलोम्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब इसके डायमेंशन हम फाइंड आउट करते हैं। डायमेंशंस ऑफ कूलोम्स कांस्टेंट K, इसके डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए आपके पास फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और यहाँ से K की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, R स्क्वायर इधर भेज दिया आपने, F R स्क्वायर, Q1 Q2 इसके नीचे आ जाएंगे, Q1 अपॉन में Q2। तो इसके डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए आपको फोर्स का डायमेंशन R और Q1 Q2 का डायमेंशन पता होना चाहिए। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स किसके बराबर होता है, ma। तो फोर्स का डायमेंशन क्या आ जाएगा, मास का 1 हो जाएगा, m1, और एक्सेलेरेशन, ये ma फॉर्मूला होता है मास इंटू में एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो ये फोर्स का डायमेंशन है। तो यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन हम पुट करेंगे, m1 L1 T-2। इसी प्रकार फिर R का पुट करेंगे, R क्या है, एक प्रकार से लेंथ ही है, डिस्टेंस है, तो L और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, अपॉन में Q1 अपॉन में Q2। Q1 का डायमेंशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हमें पता है I इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, I इज इक्वल टू Q/T, Q/T। करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से Q किसके बराबर आ जाएगा, I इंटू में T, और करंट का डायमेंशन A होता है, टाइम का T होता है, तो इसका Q का डायमेंशन क्या हो जाएगा आपके पास, AT। तो यहाँ पर Q की जगह क्या पुट करोगे आप, AT और AT, Q1 और Q2 दोनों का क्या होगा डायमेंशन, AT और AT। अब देखिए आपके पास K का डायमेंशन क्या आ जाएगा आपके पास, m1। L आपके पास देखिए यहाँ पर L स्क्वायर है, यहाँ पर L1 है, इनको कंबाइन करेंगे तो पावर इनकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगा, L3, और T-2 यहाँ पर है, और नीचे क्या है, T का स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा,
तो -4 हो जाएगी। टी की पावर कितनी हो जाएगी? -4। यहाँ पर भी 1 है पावर, यहाँ पर भी 1 है, दोनों को इकट्ठा करेंगे तो टी की स्क्वायर हो जाएगी, और ऊपर जाएंगे तो टी -2 पहले ही है, और ये भी ऊपर जाके -2 हो जाएगा। टी -2 कितना हो जाएगा? -4। और ये जो ए है ये ए स्क्वायर हो जाएगा, दोनों कंबाइन करेंगे तो A1 और A2 पावर ऐड हो जाएंगे, ए स्क्वायर, और ऊपर जाएगा तो 1 की पावर -2। ये आपके पास आ गए डायमेंशन ऑफ के डायमेंशन। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी को हमने किससे निकाला था? एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन नॉट, ये फ्री स्पेस की होगी परमिटिविटी। तो इसकी यूनिट और डायमेंशन, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻12। अब इसकी यूनिट फाइंड आउट करेंगे हम। अब हमें पता है के की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के इसके बराबर होता है, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इधर ले जाओगे आप तो के क्या आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा 1/4 पाई के। तो सबसे पहले यूनिट फाइंड आउट करते हैं, यूनिट ऑफ परमिटिविटी। तो यहाँ से देख रहे हैं आप के नीचे है और परमिटिविटी ऊपर है, तो इसका सीधा मतलब ये हो जाएगा कि के की जो यूनिट थी उससे ऑपोजिट उसको ऊपर ले जाएंगे, इन्वर्स में कर देंगे सभी को, तो वो किसकी यूनिट आ जाएगी? परमिटिविटी की। अब आपके पास के की यूनिट क्या थी? के की यूनिट आप यहाँ पर देखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये किसकी यूनिट थी आपके पास? के की यूनिट थी। तो ये के की यूनिट को आप कैसे रिवर्स कर दोगे? आप इसको कैसे लिखोगे? रिवर्स करके न्यूटन को इन्वर्स में लिखोगे। पहले क्या लिख देंगे आप? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। या फिर आप इस यूनिट कैसे लिख दोगे आप? कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। ये किसकी यूनिट हो जाएगी आपके पास? यूनिट ऑफ परमिटिविटी। तो अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि के की जो यूनिट है उससे रिवर्स यूनिट क्या हो जाएगी? किसकी? परमिटिविटी की। क्योंकि के और एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी है इनका रिलेशन क्या है? एक दूसरे से रिवर्स है, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होगी उससे उल्टी किसकी यूनिट हो जाएगी? के की। या जो के की जो यूनिट होगी कूलोम्स कांस्टेंट की, उससे उल्टी किसकी हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट की। तो हम यहाँ पर यूनिट कैसे लिखेंगे? अब इसकी जो यूनिट हमने फाइंड आउट कर ली है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी थी? 8.854 × 10⁻12। और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी अब? कूलोम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास? एप्सिलॉन नॉट या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर आप इसको बोल सकते हो अब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप रफ कॉपी के अंदर नोट करेंगे, उसके बाद फेयर कॉपी में टॉपिक वाइज इस प्रकार बनाएंगे। तो अभी हमने यूनिट फाइंड आउट कर ली, अब इसके क्या फाइंड आउट करते हैं? डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक उसी प्रकार के का डायमेंशन हमने फाइंड आउट किया। के का डायमेंशन क्या आया? m1 L³ t की पावर -4 a की पावर -2। तो एप्सिलॉन और के के बीच में रिलेशन कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो जो के का डायमेंशन है उससे रिवर्स में किसका डायमेंशन हो जाएगा? एप्सिलॉन का। तो डायमेंशन ऑफ, लिखेंगे आप डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? जो के का जो डायमेंशन है इससे ठीक ऑपोजिट। तो हम यहाँ m1 है तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम? -1। L³ है तो यहाँ पर -3 कर देंगे। t की पावर -4 है तो यहाँ पर t की पावर 4 कर देंगे, प्लस कर देंगे। a की पावर -2 है तो यहाँ पर a स्क्वायर कर देंगे, की पावर 2 कर देंगे। ये किसके डायमेंशन आ गया आपके पास? परमिटिविटी के। ठीक है, तो कोई भी एक परमिटिविटी, या जैसे के फाइंड आउट कर लिया आपने यूनिट और डायमेंशन, तो उससे ऑपोजिट फिर किसके डायमेंशन हो जाएंगे? एप्सिलॉन नॉट के या परमिटिविटी के। इसी प्रकार आप परमिटिविटी के फाइंड आउट कर सकते हैं पहले, और उसे ऑपोजिट कर देंगे तो किसके आ जाएंगे आपके पास? के डायमेंशन आ जाएंगे। तो ये पूरा था कूलोम्स लॉ के बारे में, और साथ में कुछ परमिटिविटी और कूलोम्स कांस्टेंट की यूनिट और डायमेंशन। अब छोटा सा टॉपिक लास्ट में ये है कि के किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? के क्या? कूलोम्स कांस्टेंट
डिपेंड ऑन, ये आप इस प्रकार हेडलाइन डाल के ये टॉपिक कर लेंगे कि के की वैल्यू जो कूलम्ब्स कांस्टेंट क्या है के, ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स के ऊपर यदि यूनिट चेंज करेंगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दूसरा है किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम। जैसे मीडियम चेंज करेंगे, जैसे फ्री स्पेस की जगह कुछ और ले लेंगे मीडियम, तब भी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो के जो है कूलम्ब्स कांस्टेंट है किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा मीडियम के ऊपर। के की वैल्यू क्या थी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये वैल्यू किसके लिए है, फ्री स्पेस के लिए है। किसके लिए है, फ्री स्पेस के लिए। और ये यूनिट कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट है। यदि इन यूनिट को हम चेंज करेंगे तब भी इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो के की सीधी वैल्यू बात कहें तो हम के किसके ऊपर डिपेंड किया, तो सिस्टम ऑफ यूनिट। दूसरा ये फ्री स्पेस के लिए है, अगर मीडियम यूज करेंगे फ्री स्पेस की जगह कुछ, तब भी ये न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि के दो ही चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट और दूसरा मीडियम्स के ऊपर।